सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने खास कार्यक्रम जिसमें खबरों का एनालिसिस हम प्रारंभिक परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, जिससे प्रारंभिक परीक्षा में आपका स्कोर बेहतर हो सके और करंट अफेयर्स जो प्रारंभिक परीक्षा के लिए एक दबाव का कारण बना रहता है, यह दबाव थोड़ा सा कम हो सके। आइए हम कुछ खबरों का एनालिसिस प्रारंभिक परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आजादी के अमृत महोत्सव के विषय में। 15 अगस्त 2022 को हम लोग आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे होंगे, इसीलिए इस साल पूरे देश में क्या हो रहा है, आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। और यह जो महोत्सव है 1-2 दिन नहीं चलेगा, 75 सप्ताह तक चलेगा। इसको प्रारंभ कब किया गया था? प्रारंभ किया गया था 12 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री के द्वारा। और इसको कहां से प्रारंभ किया गया था? साबरमती आश्रम से प्रारंभ किया गया था। प्रश्न आएगा कि 12 मार्च को ही क्यों प्रारंभ किया गया, साबरमती से ही क्यों किया गया? तो उसका उत्तर यह है कि 12 मार्च 1930 को यहीं से गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी, यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था। इसी के कारण यह जो दांडी यात्रा थी, इसके बाद जो पूरा देश गांधी जी के साथ एकजुट हुआ, सभी लोगों ने स्वतंत्रता के लिए अपना जो संघर्ष किया, उसी की बदौलत हम और आप आजाद हो पाए। इसी चीज को पूरी दुनिया के सामने रखने के लिए और हमारे और आपके अंदर जो स्वतंत्रता संघर्ष के वैल्यू थे, उनको फिर से जागृत करने के लिए ये आजादी का अमृत महोत्सव पूरे देश में मनाया जा रहा है। अब ये जो 12 मार्च को प्रारंभ किया गया था, इसमें एक चीज और हुई थी, और वो ये हुआ था कि प्रधानमंत्री ने साबरमती आश्रम से एक पद यात्रा दांडी के लिए प्रारंभ की थी। 241 मील की दूरी 25 दिन में कवर की जानी थी, और इसका जो समापन है वह होना था 5 अप्रैल को। तो इसी के उपलक्ष्य में, इसके समापन के उपलक्ष्य में 6 अप्रैल 2021 को दांडी गुजरात में 25 दिनों तक चले इस स्मारक दंडी पद यात्रा का समापन किया गया, जिसमें उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू शामिल हुए। ये जो दांडी यात्रा थी, ये किसका है? आजादी के अमृत महोत्सव का क्या है? हिस्सा है। उपराष्ट्रपति ने यह कहा कि गांधी जी का अहिंसा का सिद्धांत केवल शारीरिक हिंसा तक सीमित नहीं था, बल्कि इसने अहिंसा को शब्दों और विचारों में भी बदल दिया था। दांडी यात्रा इसलिए पुनः प्रारंभ की गई, उद्देश्य यह है युवा पीढ़ी को यह बताना कि हमारे पूर्वजों ने स्वतंत्रता कैसे हासिल की। इसी के क्रम में 4 अप्रैल 1930 का जो दिन है, वो भी हमें याद रखना होगा। 4 अप्रैल 1930 की रात को गांधी जी ने यहाँ पर एक सैफी विला है, यहाँ विश्राम किया था, जहाँ पर उपराष्ट्रपति गए थे। तो इसी के कारण चूंकि ये जो दांडी पद यात्रा अमृत महोत्सव के याद में प्रारंभ की गई थी, उसका समापन हुआ है, जिसके वजह से आजादी का अमृत महोत्सव फिर से चर्चा में बना हुआ है। अभी जब हम 75वीं वर्षगांठ आयोजित कर रहे हैं, तो इसके लिए क्या होगा, बड़े स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। और इसका जो आयोजित होने वाले कार्यक्रम है, इनकी नीति है, इसके लिए एक योजना बनाने की आवश्यकता है। और इसी के लिए राष्ट्रीय क्रियान्वयन कमेटी का गठन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता गृह मंत्री करते हैं। तो देश भर में जो आयोजन होंगे बड़े, जो आजादी के उपलक्ष्य में, उसके लिए जो कमेटी बनाई गई है, उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? गृह मंत्री। अब हम बात करेंगे केंद्रीय भंडारण निगम अर्थात CWC के विषय में। तो आपको पता है कि इस समय जो पीयूष गोयल जी हैं, जो कि मंत्री हैं, वो किन किन चीजों के मंत्री हैं? तो केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, रेलवे, वाणिज्य और उद्योग मंत्री के रूप में हैं। तो उन्होंने ही, पीयूष गोयल जी ने ही केंद्रीय भंडारण निगम अर्थात CWC के लिए कहा है कि CWC को 2023 तक अपनी भंडारण क्षमता को दोगुना करना होगा। और वर्तमान जो भंडारण क्षमता है वो 125 LMT की है, जिसको
बढ़ाना होगा, जिससे हम आने वाले समय की जो आवश्यकता है खाद्य को स्टोर करने की या कृषि के उत्पादों को स्टोर करने की जो क्षमता है उसको बढ़ा सके और आने वाले जनरेशन और आने वाले लोगों के लिए हम और भोजन की व्यवस्था को सुरक्षित रख सके। इसके लिए पीयूष गोयल जी ने कहा है कि CWC को और निर्णय लेने की शक्तियां दी जाएंगी, जिससे अधिक स्वायत्त तरीके से वो निर्णय ले सके। CWC के लिए कहा गया है कि उन्हें प्राथमिकता के आधार पर अब क्या करना होगा, शीत भंडारण श्रृंखलाओं का निर्माण करना होगा। जो कोल्ड स्टोरेज होते हैं उनका विकास करना होगा, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज की जो चैन है हमारे यहाँ कम है और इसी के कारण हमारे यहाँ बहुत सा जो है कि कृषि उत्पाद मंडी तक पहुंचने या उपभोक्ता तक पहुंचने से पहले ही बर्बाद हो जाता है। तो इसके लिए CWC को कहा गया है कि आपको कोल्ड स्टोरेज की जो चैन है उसको विकसित करना चाहिए। इसके साथ CWC को यह भी कहा गया है कि वह अभी से अपने सभी गोदामों को आग के साथ साथ जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, चुनौतियां आती हैं, उनका सामना करने के लिए अपने गोदामों को तैयार करना होगा। मानसून का समय आ रहा है और मानसून में आपने पिक्चर देखी होगी कि कई जगह जो CWC के गोदाम होते हैं उनमें जो है कि अनाज सड़ जाता है और उससे अनाज की बर्बादी होती है। CWC के लिए भी कहा गया है कि गेहूं और चावल के भंडारण के लिए इन्हें भूमिगत जो कि कमरों का निर्माण करना चाहिए। यह भी कहा गया है कि नेफेड के साथ CWC को मिलकर प्याज, आलू, टमाटर आदि के लिए अधिक कोल्ड स्टोरेज को विकसित करना चाहिए। CWC को 423 जो अपने सभी भंडार गृह हैं इनके लिए एक मास्टर प्लान तैयार करना चाहिए। इसी के कारण CWC चर्चा में बना हुआ है। तो CWC के विषय में थोड़ा सा और जान लीजिए। इसकी स्थापना हुई थी कृषि उपज अधिनियम 1956 के तहत और कब हुई थी, 1957 में हुई थी। यह देश का जो है कि सबसे प्रमुख भंडारण एजेंसी है और ये सार्वजनिक वेयर हाउस चलाने वाली सबसे बड़ी क्या है हमारे यहाँ की संस्था है। इसी की वजह से CWC इस समय चर्चा में बनी हुई थी, क्योंकि इसको लेकर कई तरह की घोषणाएं की गई हैं। अब हम बात करेंगे ब्रिक्स के वित्त मंत्रियों की बैठक के विषय में। 6 अप्रैल 2021 को वित्त मंत्रियों, केंद्रीय बैंकों के गवर्नर की पहली वर्चुअल बैठक का आयोजन किया गया। पहली वर्चुअल बैठक मतलब 2021 की पहली वर्चुअल बैठक का आयोजन किया गया। तो इसमें कौन कौन शामिल हो रहे थे, ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्री और उनके केंद्रीय बैंकों के गवर्नर। क्योंकि यह भी जो अभी आयोजन हुआ था इसकी अध्यक्षता की गई थी भारत के द्वारा, तो इसीलिए केंद्रीय वित्त मंत्री और कारपोरेट मामलों के मंत्री निर्मला सीतारमण और RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने संयुक्त रूप से क्या की, इसकी अध्यक्षता की। बैठक में शामिल जो देश थे उन सभी के केंद्रीय बैंक के गवर्नर और वहां के वित्त मंत्रियों ने इसमें भागीदारी सुनिश्चित की। भारत का जो प्रयास रहा इस पूरे बैठक में कि ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाए, इसमें कंटिन्यूटी लाई जाए, निरंतरता लाई जाए और संबंधों को मजबूत किया जाए, जो कि कोविड के दौरान काफी जटिल हो गए हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि 84 देशों को 6.45 करोड़ जो है कि वैक्सीन का डोज भारत की तरफ से दिया गया है, जो यह बताता है कि भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रहा है और ब्रिक्स को भी इसमें सहयोग करना चाहिए। साथ ही साथ इसमें यह भी कहा गया कि भारत के साथ साथ ब्रिक्स के देशों में सहमति बनाने का प्रयास किया गया कि जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है इसकी 16वीं आम समीक्षा होनी है, जो कि 15 दिसंबर 2023 तक पूर्ण हो जाएगी। इसमें कोटा प्रदान किया जाएगा। स्वाभाविक है, जो ब्रिक्स हैं सबसे उभरते देशों का समूह है, अगर यह मजबूत तरीके से अपनी जो है कि बात रखेगा तो ब्रिक्स के जो देश हैं इनका IMF में कोटा बढ़ेगा। IMF अर्थात इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कोटा का बढ़ना क्या है, कहीं ना कहीं वहां पर वोटिंग पावर ज्यादा मिल पाएगी। तो इसमें वित्त मंत्री ने कहा, अर्थात इस आयोजन में भारत की तरफ से कहा गया कि ब्रिक्स के देशों को अधिक तालमेल की आवश्यकता है। थोड़ा ब्रिक्स के विषय में जान लीजिए। ब्रिक्स का मतलब है ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 2006 में, लेकिन पहला जो सम्मेलन हुआ था वह हुआ था 16 जून 2009 को और रूस के एकतेरिनबर्ग में यह आयोजन हुआ था। 2010 में दक्षिण अफ्रीका भी इसमें शामिल हो गया। उसके बाद से इसको हम लोग ब्रिक्स के नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत ब्रिक्स के अंतर्गत दुनिया की लगभग 42% आबादी, 23 से लेकर 24% वर्ल्ड की GDP इसमें शामिल होती है। ब्रिक्स ने 2014 में $100 अरब अर्थात $100 बिलियन
के फंड के साथ न्यू डेवलपमेंट बैंक अर्थात एनडीबी की स्थापना की थी, जिसका मुख्यालय चीन के शंघाई में है। तो ये आपके कुछ फैक्ट हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। जो एनडीबी है अर्थात न्यू डेवलपमेंट जो बैंक है, इसमें जो है कि सभी सदस्यों का जो मूल्य है बराबर रखा गया है, पैसे के आवंटन के आधार पर नहीं रखा गया, किसी भी देश को वीटो पावर नहीं दिया गया है, जैसा कि आप अन्य जो है कि संस्थाओं में देखते हैं कि जिसका ज्यादा पैसा होगा उसको वीटो पावर मिल जाता है, ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं है। 2021 में क्या होगा, ब्रिक्स का 11वां सम्मेलन भारत में प्रस्तावित है। देखिए कब होता है, अभी तो वित्त मंत्रियों की बैठक हुई है। अगले हम खबर पर बात करते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2021। प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को क्या होता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस हम मनाते हैं और इस साल भी हम 2021 को इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। यह जो सेलिब्रेशन है 71 है अर्थात 71वां जो है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। जो पहला जो कि विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया था वो 1950 को मनाया गया था और इसको प्रारंभ किया गया था WHO के द्वारा। 7 अप्रैल दरअसल 7 अप्रैल को ही 1948 में WHO की स्थापना हुई थी और WHO ने ही 1950 में प्रस्ताव रखा कि हमें क्या करना चाहिए, इसको सेलिब्रेट करना चाहिए। 1950 से इसको सेलिब्रेट किया जाता है। 2021 की जो थीम है, एक निष्पक्ष स्वस्थ दुनिया का निर्माण करना, यह विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम रखी गई है। 2020 की जो थीम थी ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सपोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइफ्स। यह जो है कि इसकी थीम थी, आपसे पूछा जा सकता है। यह जो अब आयोजन होता है विश्व स्वास्थ्य दिवस का, इसका उद्देश्य है दुनिया भर में एक समान स्वास्थ्य देखभाल, स्वास्थ्य जागरूकता पैदा करना। वर्तमान में 193 सदस्य देश, 2 संबद्ध सदस्य देश WHO से जुड़े हुए हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने संबोधन में कहा कि भारत सरकार आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के माध्यम से जो है कि अपने स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर कर रही है और भारत दुनिया का सबसे बड़ा कोविड का वैक्सीनेशन प्रारंभ कर चुका है। तो थोड़ा सा आयुष्मान भारत के विषय में जान लीजिए। इसको प्रारंभ किया गया था वर्ष 2018 में और इसकी घोषणा की गई थी, मतलब वर्ष 2018 के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर इसकी घोषणा की गई थी और 25 सितंबर 2018 को दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के मौके पर इसको पूरे देश भर में क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया। इसके तहत 10 करोड़ गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए प्रति परिवार सालाना क्या होता है, हम लोग स्वास्थ्य कवरेज उपलब्ध करवाते हैं। गरीब लोगों को इससे मुफ्त इलाज मिल पाता है और लगभग 40% जनसंख्या इससे लाभान्वित होती है, ये सरकार का कहना है। यह जो आपका आयुष्मान भारत है, इसके तहत द्वितीयक और तृतीयक सेवाओं को कवर किया जाता है। द्वितीयक और तृतीयक का मतलब है कि जैसे आपको जुकाम हुआ, खांसी आई, ये नॉर्मल चीजें हैं, प्राथमिक लेवल की चिकित्सा। लेकिन उससे जब चीजें आपको सर्जरी कराना है, आपको कोई चोट लग गई है, कोई ऑपरेशन कराना है, इस तरह की चीजें द्वितीयक और तृतीयक में आती हैं, तो इन चीजों को इसमें कवर किया जाता है। परिवार के आकार और उम्र की सीमा इसमें कोई नहीं रखी गई है, अर्थात आपके परिवार में कितने भी सदस्य हो सकते हैं, लेकिन 5 लाख का ही आपको क्या मिलेगा, कवर मिलेगा। इसमें जो है कि सरकार वित्त पोषित, ये कहा जाता है इस योजना के संदर्भ में कि ये सरकारी वित्त पोषित विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है। आप समझिए इसके द्वारा लगभग 40 करोड़ लोगों को जो है कि शामिल किया जा रहा है और अगर आप देखेंगे तो 40 करोड़ जनसंख्या के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो एक तरह का तीसरा देश सबसे बड़ा आपको जनसंख्या के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाई देगा। सरकारी और अधिसूचित निजी अस्पतालों में इसका लाभ मिलता है। यह कैशलेस है, सिमलेस है और पेपरलेस तकनीक से सुसज्जित है। अब हम बात करेंगे गुरु तेग बहादुर की 400वीं जयंती के विषय में। गुरु तेग बहादुर जी का जो जन्म से लेकर उनका समय काल है वह यहाँ पर लिखा हुआ है और गुरु तेग बहादुर जी सिखों के 9वें गुरु माने जाते हैं। बचपन का नाम इनका जो है कि त्यागमल था। ये इन्होंने 115 जो है कि पद लिखे हैं जो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। 14 वर्ष की आयु में पिता के साथ इन्होंने मुगलों के खिलाफ युद्ध लड़ा और इसी युद्ध में जो वीरता का इन्होंने परिचय दिया तो पिता ने प्रभावित होकर इनको गुरु तेग बहादुर अर्थात तलवार के धनी के नाम से इनको संबोधित किया और उसके बाद गुरु तेग बहादुर के नाम से ही आप जाने गए। 11 नवंबर 1675 को औरंगजेब ने इस्लाम स्वीकार ना करने के कारण इनका सर कटवा दिया था। इसी स्थान पर आप देखेंगे तो दिल्ली का मशहूर जो गुरुद्वारा है शीशगंज साहिब और यहीं पास पर रकाबगंज साहिब जो कि स्थित है। जीवन का जो इन्होंने बलिदान किया उसका उद्देश्य था जो कि कश्मीरी पंडित थे उनके ऊपर यह कहा जा रहा था कि उनको इस्लाम स्वीकार कर लेना चाहिए, धर्मांतरण जबरदस्ती कराने का प्रयास किया जा रहा था। इसी के विरोध स्वरूप जो है कि
गुरु तेग बहादुर जी ने अपने जो है कि प्राणों की आहुति दी थी। उनका उद्देश्य था बलिदान का कि वैश्विक संस्कृति और मानवता की रक्षा करना चाहिए। मानवता तभी बचेगी जब हर धर्म के लोगों को अपने हिसाब से क्या है अपने मूल्यों को जीने की आजादी हो। वैश्विक संस्कृति का मतलब है किसी एक संस्कृति को ना थोपना। तो गुरु तेग बहादुर जी को हिंद का जो है कि चादर बोला जाता है, जिस चादर के नीचे सभी धर्म के लोग आ जाते हैं। 24 नवंबर को शहीदी पर्व दिवस मनाया जाता है और भारत सरकार ने गुरु तेग बहादुर जी की 400वीं जो जयंती है, इसको यह जो 400वीं जयंती है जो प्रकाश वर्ष के रूप में जानी जाती है, इसको जो है कि बहुत ही धूमधाम से मनाने का निर्णय लिया है। और 8 अप्रैल को प्रधानमंत्री उच्च स्तरीय आयोजन समिति की बैठक की अध्यक्षता करेंगे, कल अध्यक्षता करेंगे और इसी के कारण पीआईबी पर आप इस खबर को देख सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। बिहार ग्रीन टाउन वाला पहला राज्य। तो आपको पता है कि बिहार में वैसे तो देखा जाए तो इलेक्ट्रिसिटी अभी बिजली की कई जगह कमी है, लेकिन बोधगया और राजगीर जो है कि यह क्या होंगे ग्रीन टाउन में कन्वर्ट होने जा रहे हैं। ग्रीन टाउन का मतलब ऐसे टाउन से है जहां पर जो बिजली का उपभोग होगा वह जो बिजली आई है, वह जो इलेक्ट्रिसिटी आई है वह नवीकरणीय ऊर्जा से बनी है, अर्थात जीवाश्म ईंधन पर आधारित वह बिजली नहीं है। तो इस तरह से बोधगया और राजगीर के रूप में जब ये दो टाउन क्या होंगे बिल्कुल ग्रीन एनर्जी वेस्ट होंगे, तो इन्हीं को बोला जाता है ग्रीन टाउन। और इस तरह से बिहार जो है कि पहला राज्य बनने जा रहा है। यहाँ पर जो बिजली की आपूर्ति होगी वह होगी सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा बिजली की आपूर्ति की जाएगी। शब्द ध्यान दीजिए, कंपनी का जो नाम है सोलर एनर्जी से जुड़ी हुई है। इसके अलावा पटना के महत्वपूर्ण कार्यालय जो सरकारी कार्यालय ऑफिस हैं उसमें भी ग्रीन एनर्जी की उपलब्धता को सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा। अब ये जो बिजली बनाई कहाँ जाएगी, इसके लिए लखीसराय और भागलपुर में भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। और यहाँ पर जो बिजली उत्पन्न होगी उसको बोला जा रहा है कि हाइब्रिड पावर होगा। हाइब्रिड पावर इसलिए होगा क्योंकि इसमें सोलर एनर्जी और हाइडल प्रोजेक्ट अर्थात पानी के द्वारा जो बिजली उत्पन्न की जाती है दोनों शामिल होंगे। और ये दोनों किसके एग्जाम्पल हैं, ये रिन्यूएबल एनर्जी के एग्जाम्पल हैं, ये ग्रीन एनर्जी के एग्जाम्पल हैं। तो ये जो इसके लिए क्या होगा 200 मेगावाट बिजली प्रोड्यूस की जाएगी, जिसमें 160 मेगावाट क्या होगा सोलर एनर्जी से और 39.93 मेगावाट क्या होगा हाइडल प्रोजेक्ट से बनेगा। और यहां पर बिजली की जो प्रति यूनिट लागत आएगी वो 4.03 रुपए पर आएगी। अब आप एक चीज कहेंगे कि आखिर हाइडल पावर प्रोजेक्ट कैसे बनाए जाएंगे, तो देखिए क्या होगा कि दिन के समय यहां पर जो है कि सोलर एनर्जी से एनर्जी को स्टोर किया जाएगा और उसके बाद जो है कि पानी को जो है कि पानी के टरबाइन से क्या किया जाएगा, यहाँ पर हाइडल प्रोजेक्ट भी लगाए जाएंगे। और यह जो एनर्जी है कहाँ पहले दिया जाएगा, बोधगया और राजगीर को दिया जाएगा और पटना के महत्वपूर्ण कार्यालय में दिया जाएगा। और इसी की वजह से बिहार क्या हुआ ग्रीन टाउन वाला पहला राज्य बनने जा रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।